दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंदर जो चाइनीज कंपनीज है उनकी बहुत बड़ी डोमिनेंट पोजीशन है स्पेशली स्मार्टफोन वाले स्पेस में। और हमें ये भी पता है कि अगर इंडिया में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाना है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बनाना है तो हम उसे बिना चाइना की हेल्प के नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये सारी चीजें अगर आने वाले समय में काफी ज्यादा बदल जाए तो ये बात काफी सही भी लगती है। और इंडिया में हमने ये बात भी देखी कि जो लोग है वो भी चाइनीज कंपनी को इतना पसंद नहीं करते। और इंडिया में जहाँ कुछ समय पहले चाइनीज कंपनी की एंट्री काफी मुश्किल थी और अब देख के ऐसा लग रहा है कि चाइनीज कंपनीज फिर से इंडिया के मार्केट में एंटर कर सकती हैं। वेल क्या चल रही है पीछे की कहानी आज इस वीडियो बताने वाला हूं। देखिए शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना जरूरी है। देखो इंडिया में देखा जाए तो स्मार्टफोन की जो लड़ाई थी वो आपके अराउंड 2010 के बाद से शुरू हुई थी, जिसके अंदर चाइनीज कंपनीज को इंडिया में एंट्री दी गई थी और कई सारी चाइनीज कंपनी ने इंडिया में अपने फोन्स को ला के बेचना शुरू किया था। और उसके बाद जब बोला गया कि इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाओ तो उन्होंने सिंपल असेंबलिंग वाला काम किया था। और हाँ कई सारी चाइनीज कंपनीज ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री भी लगाई थी। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम बताऊं क्या थी। प्रॉब्लम इधर ये थी कि सारी कंपनीज के ऊपर जो पूरा कंट्रोल था वो चाइना का था। चाइना के लोग बैठे थे ऊपर और वही सारी चीजें अंदर से कंट्रोल कर रहे थे। और इवन ये बात भी है कि इंडिया में जब वे फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे थे तो वहां पर भी सिर्फ असेंबलिंग कर रहे थे। कोई जो प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर होता है वो नहीं था, यानी किसी भी इंडियन कंपनी की प्रॉपर पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और इन द एंड टोटल ये हुआ कि यहाँ पे हम स्मार्टफोन वाले स्पेस में तो चाइना के ऊपर डिपेंड हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काफी हद तक चाइना पे डिपेंड हो गए क्योंकि उनकी मोनोपोली यहाँ पे चल रही थी। लेकिन फिर 2020 के बाद ये देखा कि यहाँ पे चाइना की मोनोपोली काफी ज्यादा हो रही है और ये सारी चीज रोकने के लिए अलग अलग तरीके के डिसीजन लिए गए। इवन कुछ चाइनीज कंपनीज को इंडिया से बैन भी किया गया। फॉर एग्जाम्पल बात करें हुआवे और ZTE का। हुआवे और ZTE वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जिसके टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट 5G में यूज होने वाले थे। लेकिन जब इंडिया में 5G रोल आउट होने वाला था उनसे कुछ समय पहले इनको बैन कर दिया गया ताकि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इनको यूज ना कर पाए, जिस वजह से इंडिया के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वहां पे नोकिया, एरिक्सन, सिस्को इन सब के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को यूज किया जाता है 5G के डिप्लॉयमेंट में। और इंडिया में TCS जैसी कंपनी ने भी BSNL के लिए टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रही है। और इवन बात करें हुआवे की खुद तो वो इंडिया के अंदर खुद पूरे मोबाइल फोन्स को नहीं बेचती डायरेक्टली। इवन इंडिया के अंदर तो हुआवे के फोन्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। और यही बात ऑनर की तो ऑनर भी डायरेक्टली इंडिया में नहीं मिलती। ऑनर आती डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जहाँ पे चाइना से फोन लेके इंडिया में बेचे जाते, यानी कि डायरेक्ट जो एंट्री रहती है वो चाइनीज कंपनी की इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। लेकिन हाँ प्रॉब्लम आने वाले समय में ये हो सकती है कि हम लोग इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी चीजें बना रहे हैं, लेकिन सही बात ये है कि यहाँ पे चाइना आज के समय टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है और उसने मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफी ज्यादा काम किया है। ये चीज अचीव करने में चाइना को कई साल लग गए, इवन कई डेकेड्स लग गए, जिसके बाद वो इस लेवल पे पहुंच पाए। और हाँ अगर इंडिया को भी उस लेवल पर अगर जाना होगा तो इस चीज में जाने में इंडिया को बहुत टाइम लग सकता है। और ये टाइम कम किया जाए तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि चाइनीज कंपनी की इस पर दोबारा से एंट्री दो, लेकिन इस बार इस तरीके से एंट्री दो चाइना को कि इंडिया में किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर सके और कोई भी कंट्रोल होना इंडिया में किसी भी इंडियन कंपनी का वो किसी भी सीनियर या इंडियन पोजीशन पर हो या इंडियन कंपनी के पास हो। और ये चीज है ना, इससे पहले हमने एक ऑटोमोबाइल स्पेस में देखी जिसमें MG जैसी कंपनी है। MG जो कंपनी है वो कार्स बनाती है, लेकिन सही बात है कि ये MG की जो पेरेंट कंपनी है वो एक चाइनीज कंपनी है जहाँ पे चाइना में उनकी कार मिलती है। चाहे हम MG की कॉमेट बात करें, MG की विंडसर इलेक्ट्रिक कार की बात करें, प्रॉपर चाइनीज इलेक्ट्रिक कार से जो चाइना में बिकती है। लेकिन हाँ इंडिया में इन्हें और अच्छी तरीके से एक्सपेंड करना था, काम करना था, तो यहाँ पे कहा गया कि आप किसी इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करें। इसलिए उन्होंने इंडियन कंपनी JSW के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर करा और MG अपने ब्रांड के अंदर आप कार्स लेकर आती है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर कंट्रोल है वो उस कंपनी के अंदर JSW के पास है। तो इस तरीके का काफी अच्छा जॉइंट वेंचर किया था और वहां पे सक्सेस देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन वाले स्पेस में भी अब धीरे धीरे इस तरीके के जॉइंट वेंचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो जॉइंट वेंचर्स वाली बात की जा रही है ये बात यहाँ पे सिर्फ आपके स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है आपके मैन्युफैक्चरर के साथ जो ODM पार्टनर्स होते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे लोग स्मार्टफोन्स एग्जैक्टली में बनते हैं। और यहाँ पे वन ऑफ दोस टू कंपनी जो इंडिया में बहुत अच्छा करे, एक तो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एक है आपकी भागवती जो कि माइक्रोमैक्स का ही पार्ट है। हाँ हालांकि आज भी कई सारे लोग समझते हैं कि माइक्रोमैक्स टोटली बंद हो गए क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे करे थे, लेकिन बेसिक बात यह कि माइक्रोमैक्स कभी भी B2C वाले स्पेस में काम नहीं कर पाए क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है और वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला पाए। लेकिन जब बात करते हैं B2B वाले स्पेस की तो लिटरली वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में वो चाइनीज कंपनी से पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसके अंदर वो इंडिया में स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट्स को बना सके। एग्जांपल बात करें डिस्प्ले कंपोनेंट्स को बनाना या फिर बात करें प्रॉपर असेंबलिंग करना मोबाइल फोन्स की, वो भी। और बात करें तो भागवती आज के समय में वीवो के फोन्स बनाती है, ओप्पो के फोन्स बनाती है, यहाँ तक कि OnePlus के टैबलेट्स को भी भागवती बनाती है। और हाँ
ये कंपनी से भी काफी अच्छा बेनिफिट इधर मिला। इवन डिक्सन के साथ बात करें तो ये अलग अलग चाइनीज ओडीएम पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है, जिसके अंदर ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लाएंगे, प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर होगा ताकि चाइना के लोग आकर इंडिया में सिखा सके कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हो, कैसे हम इसको इंडिया में स्केल अप कर सकते हैं। क्योंकि सीधी बात है कि पहले क्या था ना, सारा का सारा जो चाबी थी ना वो दे दी थी चाइनीज के हाथ में कि चाइना आएंगे, हमारे फैक्ट्री खोलेंगे, ये सारे काम करेंगे। लेकिन चाइनीज जो लोग है ना वो अपने हिसाब से काम करते थे और सारा का सारा पैसा यहाँ से लेके चाइना भेजा करते थे। और कई सारी रिपोर्ट्स हमने सुनी है कि इंडिया में इलीगल तरीके से स्मार्टफोन कंपनीज पैसा चाइना भेजा करती है और हर दूसरी कंपनी इसके अंदर फंसी थी। लेकिन बात ये कि ये चीजें प्रॉब्लम आगे ना हो, इसलिए जॉइंट वेंचर वाली चीज को करा गया, जिसके अंदर मेजोरिटी जो होल्डिंग होनी चाहिए ना वो इंडियन कंपनी के पास होनी चाहिए और कुछ परसेंटेज चाइना के पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन बदले में हमें टेक्नोलॉजी दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो और हमें टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट कैसे बनता है वो बनाना सिखाओ। क्योंकि जब तक हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग और कोर टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम खुद से बनाने जाएंगे तो हमें बहुत साल या इवन डेकेड्स लग जाएंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका अपनाया जा रहा है जिससे आने वाले 5 साल में हम एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे नहीं कि हमसे चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने में बोला गया, यहाँ पे फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज, टाइवानीज कंपनीज के साथ बोला गया है, जापान की टीडीके के साथ बोला गया है कि इंडिया में आओ और स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट्स बनाना शुरू करो। जिस वजह से भागवती आज के समय में डिस्प्ले पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, फ्यूचर में नए प्लांट्स को ओपन कर रही है। कहा जा रहा है एमोलेड डिस्प्लेज इंडिया के अंदर बनेंगे, टेम्पर्ड ग्लास की इंडिया में फैक्ट्री लग रही है, आगे चल के गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री लगेगी। इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग हब होता है वो बनेगा। यानी कि अगर हम लोग असेंबलिंग करेंगे तो असेंबलिंग ही करते रह जाएंगे, क्योंकि कोर कंपोनेंट है ना आज भी चाइना से ही आते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन धीरे धीरे एक ही कंपोनेंट को इंडिया के अंदर लाना ये एक स्मार्ट मूव है और जॉइंट वेंचर वाले तरीके से इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। हालांकि एक बात यह है कि अभी भी हम प्रॉपर जो सारी चीजें रहती है अभी भी हम नहीं बना पा रहे, लेकिन धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज के बारे में बात यह, क्या इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक की तो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है और वो होते हैं अंदर यूज होने वाली चिप, प्रोसेसर, उसका क्या। तो इससे रिलेटेड भी काफी अच्छी न्यूज है। हाल ही में इंडिया के अंदर इंडिया का खुद का बनाया हुआ विक्रम प्रोसेसर देखने को मिला है। ये 32 बिट प्रोसेसर है जो यहाँ पे इसरो ने बनाया है अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स के लिए, जो हार्श कंडीशन में यूज किया जा सकता है। हालांकि कोई एक एडवांस चिप नहीं है जिसका यूज आप एआई, मशीन लर्निंग या स्मार्टफोन के अंदर कर लो। ये चिप इस तरीके से बनाई गई है जिसका यूज करके आपके जो इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं वहां यूज किया जा सके। लेकिन इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात है वो ये कि इंडिया में हम लोग स्केल करने में बहुत अच्छा करते हैं कि एक बार इंडिया में कोई चीज बन गई तो उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर पाना हम बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब पिछले 10 साल में समझ लो, 10 साल पहले इंडिया में स्मार्टफोन की असेंबलिंग बिल्कुल शुरू हुई थी। विद इन 10 ईयर्स यानी 10 साल से भी कम समय में हम इंडिया के अंदर लिटरली हर एक मोबाइल फोन की असेंबलिंग कर रहे हैं। हम सैमसंग का फोल्ड भी असेंबल करते हैं इंडिया में, यहाँ तक कि लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स भी असेंबल करेंगे। ये सारी असेंबलिंग होती है और इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट होता है जहाँ पे स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट होता है। ये बात बहुत अच्छी चीज है। इवन अमेरिका में भी ज्यादातर जो फोन्स बिक रहे हैं आज के समय में वो पहले असेंबल्ड इन चाइना होते थे, वो भी असेंबल्ड इन इंडिया होने लगे। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हम स्केल करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। और हाँ, इंडिया में 4-5 फैब्रिकेशन प्लांट्स ओपन हो रहे हैं, धीरे धीरे फैब्स भी ओपन होंगी और लग रहा है कि 5 से 10 साल के अंदर प्रॉपर जो चिप रहती है वो भी हम बना पाएंगे। और रिसेंटली इंडिया में ना गीगा फैक्ट्रीज भी ओपन होना शुरू हो गई जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो सेल होते हैं वो भी यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो हाँ यार, इस तरीके के काफी सारे काम मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस में यहाँ पे चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। और जो चाइनीज कंपनी को दोबारा से जो एंट्रीज जो मिल रही है ना यहाँ पे, वो मेरे को लग रहा है कि काफी अच्छा एडवांटेज हो सकता है कि अगर सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके और इंडियन कंपनीज अब प्रॉपर ओडीएम की तरीके से बिहेव करे और थोड़ा R&D में इन्वेस्ट करे और चाइनीज कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड करे कि हाँ, चाइनीज कंपनी अब इंडियन कंपनी के पास बोले कि हमें किस तरीके का फोन चाहिए और हमारे इंडियन कंपनी बोले ये लो, इस तरीके का फोन बना कर लो, तो वो एक मेजर एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को काफी अच्छा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अच्छी बातें चल रही है यहाँ पे। इसके साथ ही एक और सवाल आता है कि चलो चाइनीज की कंपनीज को इंडिया में जॉइंट वेंचर से एंट्री दे रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी चाइनीज कंपनीज है सबकी सब आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हुआवे जैसी कंपनी के इंडिया में वापस एंट्री ले सकती है। वेल सच बात है कि हुआवे और ZTE को अभी भी बैन करके रखा गया। टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में तो बिल्कुल एंट्री नहीं देने वाले, ये तो बहुत अच्छा काम किया। ऊपर से हुआवे के फोन्स इंडिया में भी अभी नहीं आने वाले, ये भी सही काम है। और सीधी बात ये कि हाँ, हुआवे अपने चाइना के अंदर अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर इंडिया को उससे खतरा है तो वो इंडिया वाले कभी इसको एंट्री नहीं देंगे। और इवन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ लोग पूछते हैं क्या टिकटॉक जैसी ऐप दोबारा से अनबैन हो सकती है, क्योंकि टिकटॉक को भी 2020 में बैन किया गया था। तो
सच बात यह है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया कि कोई प्लान नहीं है टिकटॉक को इंडिया में अनबैन करने का, रिवाइव करने का। इस तरीके की सारी चीजें टिकटॉक के बारे में बोल दी गई है। तो हाँ, ये भी काफी अच्छी चीज मेरे को लगी कि सही डायरेक्शन में काम हो रहा है और इंडिया एक सही डायरेक्शन में हमें बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हम अलग अलग प्रोडक्ट्स और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां पे कैसे बढ़ते हैं, और जो कोर और क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना वो अब इंडिया में धीरे धीरे बनने लगे। भले ही चाइना की हेल्प से इनिशियली बने, लेकिन अगर सही लेवल पे बनने लगे तो हमें बहुत अच्छे डायरेक्शन में मूव करेंगे। फ्यूचर हमारा काफी ब्राइट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग वाले साइड के अंदर। तो हाँ यार, काफी अच्छी चीज है। इसके साथ देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में और किस तरीके से काम होता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया में अब डेटा सेंटर्स भी ओपन होंगे। ओपन एआई भी अपना एआई वाला डेटा सेंटर इंडिया में ओपन करने का प्लान कर रहा है, जो कि एक लार्ज स्केल होगा। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। स्मार्टफोन वाला स्पेस, एआई का स्पेस, टेक स्पेस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं और 4-5 साल बहुत ही सही होने वाले हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, R&D इन सब के अंदर। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बताइए। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो, नया जानो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।